Hello friends, welcome back to our channel Learn with Edu Funda. Friends, I'm back with another score booster series for PET. तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम लोग पिछले कई दिनों से इसकी प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, कई सेट लगा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर शुरू कर रहे हैं वीडियो देखना, स्टेज देना शुरू कर रहे हैं तो इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी रैंकिंग क्या है, आप कितना इसमें सही कर पा रहे हैं। क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत पास हो गया है, तो अब क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ा दिया है मैंने, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कठिनाई हो, पर आपको अच्छा करना है, क्योंकि इससे हल्का लेवल ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर नए हैं तो बता ही दिए, आप सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी ऐसा क्वेश्चन जिससे एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन की तैयारी करा जा सके। ऑप्शन है, तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। ऑप्शन बी, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ऑप्शन डी, चौसा का युद्ध 1540 में हुआ था। फ्रेंड, बताना है कौन सा गलत है इसमें एक। फ्रेंड, देख लीजिए आराम से आप लोग, लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स, पूरा टेस्ट देना, क्योंकि पूरा एग्जाम ही एज इट इज़ एग्जाम का ही पैटर्न है। जितने क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा हर सेक्शन से, उतने ही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। जैसा कि वो पता होगा, जो हमारे पुराने स्टूडेंट उनको पता होगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में बिल्कुल सही है। ये किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। अगर बात करें दूसरा तराइन के युद्ध की, तो 1192 में हुआ था। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ही हुआ था, और इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। और बात करें हम लोग सी ऑप्शन की, खानवा के युद्ध 1527, तो फ्रेंड्स ये भी सही है बिल्कुल। ये किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। और बात करें हम लोग चौसा के युद्ध, तो ये हुआ था 1539 में। 1539 में हुआ था ये। तो यहाँ पे यही बार पूछा था कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत हो गया आपका ऑप्शन? ये है आपका डी ऑप्शन, मतलब 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। किसके बीच में हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच में ये हुआ था आपका युद्ध, शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जबकि यहाँ पे लिखा है 1540 में। फ्रेंड्स, शायद मैंने पिछली वीडियो में जो क्लास पढ़ा था उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था। खानवा के युद्ध में शायद मैंने 1539 बोल दिया था उसमें, तो मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि 1527 में हुआ था खानवा के युद्ध, और चौसा के युद्ध हुआ था 1539 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1760 में हुआ था, या फिर बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी 1556 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, बिल्कुल सही है ये भी। ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जो राजस्थान की शान कहे जाते हैं, जिनकी वजह से राजस्थान जाना जाता है। प्लासी का युद्ध बात करें अगर, तो ये 1760 में न होकर 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। जो बंगाल के नवाब थे उस समय, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। और इस युद्ध का नेतृत्व जो अंग्रेज़ों की तरफ से था और रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगर हम बात 1764 में, तो बक्सर का युद्ध है, बिल्कुल सही है भी। ये हुआ था मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब के बीच में हुआ था, और अंग्रेज़ों का इसमें जो था हेक्टर मुनरो ने अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स, मैं पूछा था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो होगा आपका प्लासी का युद्ध 1760 दिया, जबकि 57 में हुआ था ये। अगर देखते हैं क्वेश्चन, देश रत्न और अजातशत्रु के उपनाम से जाने जाने वाला व्यक्ति हैं। किस व्यक्ति को देश रत्न और अजातशत्रु की उपाधि मिली थी, मतलब इस नाम से पुकारा जाता था उनको? ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन डी, जिन्ना। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर देखा है प्रीवियस ईयर, और बहुत सारे टेस्ट भी देखे इसके, जिसमें इससे हल्के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इससे तो कठिन कहीं क्वेश्चन नहीं मिलना है। और ये सब जो डेट मैं बता रहा हूँ, साथ में ऑप्शन जो एक्सप्लेन हो रहा है, इसको तो एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इन ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं बल्कि एक क्वेश्चन है ये। हर बार की इसलिए ऐसा क्वेश्चन लेके आता हूँ जिसमें
आपको चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया जाए, 4 क्वेश्चन तैयार होके। ठीक है फ्रेंड्स, इसका देखते हैं आंसर। देश रत्न और अजातशत्रु के नाम से इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनको इस नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, कांग्रेस का इतिहास। ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक थी, इन्होंने लिखा था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी की बात करें, कांग्रेस का इतिहास, ये जो बुक था इनको लिखा था पट्टा विस्तारमैया ने। ऑप्शन सी नील दर्पण, दीनबंधु मित्र ने लिखा था। संवाद कौमुदी, तारकनाथ दास ने लिखा था। तो फ्रेंड्स, ये 2-3 बुक जो है उनका निचोड़ है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो एक पास आपको ला के दिया जा रहा है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन कभी ना बना है ना बनेगा। हो सकता है आपको मतलब 5% ऐसा क्वेश्चन है जो बाहर का मतलब मिले, जो नया थोड़ा आपको लगे। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं से इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, बिल्कुल इन्हीं की रचना थी, इन्हीं की वो था। कांग्रेस का इतिहास, पट्टा विस्तारमैया, ये भी बिल्कुल सही है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, ये भी सही है। जबकि संवाद कौमुदी था, ये तारकनाथ दास नहीं थे इसके लेखक, बल्कि कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, और मिरातुल अखबार भी उन्हीं का है। तो ये 2 उनका याद रख सकते हैं, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा है? फ्रेंड्स, बहुत गर्व की बात है ये। एक टाइम था कि ये बोला जाता था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो किसने बोला था? इकबाल ने बोला था, मंगल पांडे ने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था? आई होप फ्रेंड्स आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो था, ये बोले थे मोहम्मद इकबाल ने। इनका इकबाल मतलब इन्हीं नाम से फेमस है। बाकी मंगल पांडे ने बोला था मारो फिरंगी को, क्योंकि वो उन्हीं को उसमें, और 1857 क्रांति इन्हीं की वजह से शुरू हुई थी। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था और अंग्रेज़ों को मार भी दिया था। इनको हालांकि फांसी भी दे दी गई थी। इसके बाद से ही 1857 की क्रांति फेमस हो गई, और वहीं से एक नींव पड़ गया अंग्रेज़ों के दिमाग में कि नहीं, भारतीय जो है धर्म के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, इनसे कुछ भी इनसे छेड़छाड़ कर लो, इनकी धार्मिक भावनाओं का ठेस नहीं पहुँचाना है। हालांकि 1857 की क्रांति हार गए हम लोग, भारतीय जो थे हार गए, क्योंकि थोड़ा सा उसमें मिसमैनेजमेंट हो गया टाइम का, और कम्युनिकेशन गैप हो गया था। पर एक अंग्रेज़ों के मन में एक डर समा गया था कि नहीं, अब अगर इनके धार्मिक भावना से छेड़छाड़ होगी तो ये कुछ भी करने पर उतारू हो सकते हैं। जबकि बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बात करें हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल की, तो इन्होंने क्या कहा था फ्रेंड? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने, सरफरोशी की तमन्ना। ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट ये सब स्लोगन्स हैं ये सब कवर कर लिए जाएँ। कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है अवध सादत खान, मतलब कि अवध की स्थापना सादत खान ने की थी। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। कर्नाटक की स्थापना सादतुल्ला ने की थी। या फिर डी कोई नहीं, मतलब कि सारे के सारे ऑप्शन सही है। मतलब जो इसमें अगर गलती नहीं हो तो ऑप्शन डी होगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो गलत हो। फ्रेंड्स, अब लास्ट का कुछ दिन बचा है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दूंगा, और ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जिससे एक क्वेश्चन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जैसे हर बार वैसे ही लाता हूँ, पर अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे आपको, कठिन टाइप का थोड़ा सा, जो स्टेटमेंट वाइज होंगे, ताकि एक क्वेश्चन रहे और उसमें से 3 क्वेश्चन आपको तैयार हो, और एक तो तैयार होगा क्योंकि क्वेश्चन ही है वो। तो कौन सा जोड़ा गलत है? तो अगर इसमें बात करें तो ये सादत खान बिल्कुल सही, अवध की स्थापना इन्होंने की थी। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान की थी। कर्नाटक की स्थापना सादतुल्ला ने की थी। और फ्रेंड्स, ये बंगाल की कल वाले टेस्ट में बताया था कि इसकी 3 राजधानियाँ बनी हैं, ढाका, मुर्शिदाबाद, और एक कोई और था, वो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, थोड़ा सा भी मेरे दिमाग को नहीं चढ़ रहा है वो। 3 राजधानियाँ बदली गई, मुंगेर, हाँ 3 ऑप्शन 3 बताया था मैंने, ये तीनों जो है बंगाल की राजधानी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुग़ल शासक ने सिक्के पर कलमा खुदवाने का कार्य बंद कर दिया था? ऑप्शन ए शाहजहाँ, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, या फिर ऑप्शन डी बाबर। तो फ्रेंड्स, इसका 2 युद्ध बताया दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और राणा सांगा
महाराणा प्रताप के बीच में और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, दोनों बता दिया। बाबर को बताया ही मैंने। तो औरंगजेब थे नहीं बल्कि था औरंगजेब, ये जो सिक्कों पे कलमा खुदवाने का कार्य था इसने बंद करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। फ्रेंड्स बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हरिहर और बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वाक्य हर्ष के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो महायान बौद्ध धर्म, मतलब बौद्ध धर्म में दो थे, हीनयान और महायान, तो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ऑप्शन बी हर्ष के मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था। ऑप्शन सी बाणभट्ट हर्ष के राज दरबारी कवि थे। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत हो। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि अब हर्ष के बारे में मैंने तीन स्टेटमेंट लाए हैं ताकि आपको तीनों तैयार हो सके। ऐसे ही करके फ्रेंड्स मैं जितने भी टॉपिक है सबको एमसीक्यू के फॉर्म में ही कवर करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से तो इसकी। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि गलत हो। ये मुख्य केंद्र था उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा का। यह हर्ष के जो मंत्री थे उनको सचिव या फिर आमत्य कहा जाता था। बाणभट्ट हर्ष के राज दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही है भी। और फ्रेंड्स एक दिन बताया था मैंने, हर्ष ही ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में कुंभ मेला का आयोजन हुआ था पहली बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 563, ऑप्शन सी 650, या फिर ऑप्शन डी 441। फ्रेंड्स यहाँ पे सब ईसा पूर्व है, लिखा नहीं मैंने, पर यहाँ पे सब ईसा पूर्व है। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगर बात करें ऑप्शन ए की तो 540 में महावीर जैन थे जो उनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स मैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, मतलब जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सब मैंने अपने इसमें कवर करा दिया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं सब तो टेस्ट जरूर दीजिए फ्रेंड्स। अगर सच में आप सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेके तो एग्ज़ाम से जाने से पहले जितने भी टेस्ट कराया गया है और जितने भी आने वाले टेस्ट है उसको ज़रूर से ज़रूर देखें और पूरा टेस्ट दें और अपना एनालिसिस करें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने करा नहीं है। बस हर क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन लेके आता हूँ गौतम बुद्ध का या फिर जैन धर्म से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक उसमें छूटा हुआ है। इनके जन्म को कमल और साठ से दिखाया गया था, मृत्यु को स्तूप से दिखाया गया था, और ज्ञान की प्राप्ति होती बोध वृक्ष से दिखाया गया था। और ऐसे ही जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट है, सब मैंने कवर करा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर है, मतलब किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं? ऑप्शन ए 90 डिग्री। फ्रेंड्स थोड़ा डिग्री नहीं मिला था मुझे समझ में कैसे लगाना है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया इसे 90 डिग्री। ऑप्शन बी 360 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 0 डिग्री। फ्रेंड्स मैं पेपर खुद ही तैयार करता हूँ जिससे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूँ, क्योंकि अगर मैं बताना चाहूँ अपने बारे में तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। जैसे एनडीए 2 बार क्वालिफाई किया है, सीडीएस 4 बार क्वालिफाई किया है, एसएससी क्वालिफाई किया, एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया, सीपीओ क्वालिफाई किया है, रेलवे क्वालिफाई किया है, स्टेट पुलिस क्वालिफाई किया है। तो फ्रेंड्स बताने का उद्देश्य बस एक ही है कि आप ये समझ जाइए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ आपको हर चीज़ों को। जो एग्ज़ाम में पूछेगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कैसे एग्ज़ाम बनाता है, कैसे इनका क्या पैटर्न रहता है, तो उसी को ही सब जो एक्सपीरियंस है उनको ही एक पास करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके पास, ताकि आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके एग्ज़ाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर है 180 डिग्री। इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री देशांतर को ही बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। पृथ्वी का औसत घनत्व है, ऑप्शन है 3.5, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 6.8, या फिर ऑप्शन डी 4.9। औसत घनत्व
तो जैसा कि पता है कि पृथ्वी में मतलब सतह से नीचे जाने पर जो औसत घनत्व है बढ़ता रहता है, जो घनत्व है बढ़ता रहता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे घनत्व बढ़ता रहता है, पर एक लिमिट के बाद वो भी बहुत स्लो हो जाता है, बढ़ते स्टार्टिंग में बहुत तेज़ बढ़ेगा, पर एक लिमिट के बाद से जैसे कोर में जाएंगे आप, मतलब कोर में कोई जा नहीं सकता, लेकिन जैसे वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोर के बाद अब जो है घनत्व वो धीरे धीरे कम होने लगता है, स्पीड इसकी बढ़ने की कम हो जाती है। तो पृथ्वी का अगर ओवरऑल घनत्व देखा जाए, क्योंकि औसत बोला है तो औसत मतलब एवरेज होता है, और एवरेज मतलब समझ रहे हैं कि ओवरऑल बताया जाता है इसमें, तो वो है 5.5। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी दमन एंड दीव, ऑप्शन सी पुदुचेरी, या फिर ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका दिल्ली। दिल्ली में देखे रहे अगर गए होंगे दिल्ली तो आपको पता चल जाएगा कितना भीड़ है वहाँ पे। मेट्रो में चले जाइए तो पता चल जगह ही नहीं मिल रहा है बैठने को, तो इतना भीड़ समझ सकते हैं कितना भीड़ है वहाँ पे। और दिल्ली छोटा जगह भी इसलिए जनसंख्या घनत्व भी उनका काफ़ी ज़्यादा है। अब बाकी सब तो बहुत रिमोट एरिया में, जैसे दमन दीव ये सब, पुदुचेरी, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है इसके अपेक्षा, अगर कंपेयर किया जाए दिल्ली से। तो कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए भिलाई संयंत्र सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था, ऑप्शन बी राउरकेला जर्मनी की मदद से बनाया गया था, ऑप्शन सी दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था, ऑप्शन डी बोकारो अमेरिका की मदद से बनाया गया था। फ्रेंड्स बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह आपको इस टेस्ट को देना है। ये पूरा मॉक टेस्ट जो है एग्ज़ाम पैटर्न पे ही बनाया गया है, तो ऐसा नहीं कि इसको लाइटली मत लीजिएगा, एकदम एग्ज़ाम जैसा देते हैं आप। और ऐसे क्योंकि फ्री में तो इसको हल्के मत लीजिएगा, फ्री है। अगर ऐसे ही आप कोर्स लेंगे तो इसका आपको पे करना पड़ता है, और हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं अभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी बोकारो। बोकारो भी था, वो भी सोवियत संघ के मदद से ही बनाया गया था। बाकी राउरकेला जर्मनी की मदद से बनाया गया था, बिल्कुल सही है। दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से, और भिलाई जो है ये सोवियत संघ की मदद से। ये जो फ्रेंड्स ये तीनों जो थे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। अगला देखते हैं कौन सा खरीफ का फसल नहीं है। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मक्का, या फिर ऑप्शन डी मटर। फ्रेंड्स यहाँ पे ये इसको भी समझ में आ जाएगा कि सही वाला है, ये गलत है, यही एक ऑप्शन है जो गलत है, बाकी सब ठीक है। फ्रेंड्स अगर बात करें खरीफ फसल की, तो अगर गांव वाले क्षेत्र से रहते हैं और किसान, मतलब अगर किसान के बेटे हैं, तो आपको पता होगा खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की होती है कौन सी, जायद की कौन सी होती है। तो धान गन्ना मक्का ये सब खरीफ की फसल है, जैसे इसके अलावा ज्वार बाजरा भी है, और बाकी दलहन तिलहन जो होता है सोयाबीन वो सब भी खरीफ में आता है। जबकि ये मटर जो होता है आपका रबी आता है। गेहूँ जौ चना मटर ये सब आपका किस में आता है, रबी की फसल है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, खरीफ का फसल ही है ये सब। अगला देखते हैं धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है। फ्रेंड्स यहाँ से पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अब। तो पूछा धर्मनिरपेक्षता मतलब इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग सेक्युलर। ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ होगा, ऑप्शन बी राज्य सरकार किसी एक धर्म को स्वीकार करेगा, ऑप्शन सी राज्य सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, या फिर ऑप्शन डी राज्य सरकार सभी धर्मों को एक समान भाव से देखेगा, समान भाव से देखेगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, बहुत लड़के कन्फ्यूज होते हैं खास कर इन दो ऑप्शनों में, सी और डी में। तो मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में करें, क्योंकि थोड़ा सा आप इस पर सर्च करेंगे ताकि इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके हमेशा के लिए। क्योंकि अगर खुद से आप सर्च करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा इसका मतलब सही है, डी वाला या फिर सी वाला। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप कमेंट में इसका आंसर जरूर करेंगे। फ्रेंड जरूर करिएगा, आप सच में सीरियस हैं तो जरूर करेंगे, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता जो वर्ड है काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, एग्जाम में आप काफ़ी दिक्कत हो सकती है, भूल सकते हैं, कन्फ्यूज हो सकते हैं, भूलेंगे नहीं कम से। भारतीय संविधान का स्वरूप है। ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी संघात्मक, ऑप्शन सी संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक, या फिर ऑप्शन डी संरचना में एकात्मक और भावना में संघात्मक। फिर से संविधान की विशेषता एक तरह का, ये बताना है कि संविधान की विशेषता कौन सी है इसमें। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका।
तो भारतीय संविधान का अगर स्वरूप देखा जाए, स्वरूप की बात करें, तो इस संरचना में संघात्मक है, जो कि भावना में एकात्मक है। मतलब जब विशेष परिस्थिति होती है, जैसे इमरजेंसी लगता है, तो ये सब एकात्मक हो जाती है। बाकी वैसे देखा जाए नॉर्मली तो जो संविधान बनाया गया वो संघात्मक है, मतलब कि केंद्र और राज्य में इसका विभाजन हुआ है। बाकी जब इमरजेंसी लग गई या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है देश में, तो एकात्मक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, नम्य है, न तो कठोर है न ही नम्य है, या फिर डी थोड़ा कठोर थोड़ा नम्य, मतलब कि अंशतः कठोर और अंशतः नम्य। अयो फ्रेंड्स, आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो जो भारतीय संविधान है वो अंशतः कठोर, मतलब थोड़ा कठोर है और थोड़ा नम्य है, मतलब कि फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों ही है, वो भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि न ही बहुत फ्लेक्सिबल है और न ही बहुत रिजिड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, मतलब बनाया गया है, लिखा गया और सबसे बड़ा है संविधान। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य संविधान के निर्माण के समय ही बनाया गया था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में लोकतंत्र, प्रभुता, गणतंत्र और न्याय की बात कही गई है। ऑप्शन डी देखते हैं, भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है। तो बताना हमको कौन सा असत्य है संविधान के बारे में। फ्रेंड देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन लाया है मैंने। एक क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन तैयार करिए इससे। फ्रेंड्स यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होता है, थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें और कठिन बना दे इसको हल्का सा, और बस ऐसा क्या करेगा कि बोल रहा कि ABC सही है, BC सही है, AD सही है, या फिर इसमें कोई सही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स NDA और CTS यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो मैंने एग्ज़ाम दिया है उसका, तो मुझे पता है कि कैसे मतलब यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है, और पेपर मैंने भी काफ़ी देखा है सब, सिविल का भी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है, अगर बात करें निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र की बात करता है, प्रभुता की, गणतंत्र की और न्याय की बात करता है। प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो उसमें सब वर्ड्स मेंशन है, ये भी सही है। मौलिक अधिकार देता है, प्रदान करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बस यहाँ पे मूल कर्तव्य जो है संविधान के निर्माण के समय नहीं था, बल्कि इसे संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन जो था, ये कब हुआ था? 1976 में, उसके तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन आपका गलत कौन सा है? असत्य, ये ऑप्शन बी, यही जो है गलत है इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की एक विशेषता है। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी शक्तियाँ केंद्र के हाथों में हैं, ऑप्शन सी संविधान की सर्वोच्चता, या फिर ऑप्शन डी शक्तियों का एकीकरण। ध्यान है कि कौन सी इसमें एक विशेषता है, मतलब 3 ऑप्शन गलत, एक सही वाला है इसमें, तो ये आपको पहचाना और बताना है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। देख आप समझ सकते हैं कि कितना ये ज़रूरी होता है हमारे लिए लाइक। ये सब जितना व्यूज़ आते हैं उतना लाइक मिल जाए तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हाँ जो पढ़ाया गया है तो कंटेंट अच्छा है और आपको अच्छे से समझ भी आ रहा है। और फ्रेंड्स आपको पता है जैसे कोई काम करता है और सामने वाला थोड़ा अप्रिशिएट कर देता है उसको, तो आदमी जो है बहुत मन से और काम थोड़ा सा और एफर्ट लगाता है ताकि और अच्छा से अच्छा दे सके। तो वही समझ लीजिए कि हम लोग के साथ भी है कि अगर लाइक करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है और हम लोग को अच्छा करने का और मन होता है। हालांकि आप लाइक नहीं भी करेंगे तो भी हम लोग करेंगे ही, क्योंकि हम लोग तो काम ही है ये सब करना, आपके लिए अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कराना कंटेंट। बाकी कर देंगे तो और अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं ऑप्शन विशेषता है तो दोहरी नागरिकता बिल्कुल गलत है। भारत में दोहरी नागरिकता तो है ही नहीं। शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में, ऐसा भी नहीं, क्योंकि संघ की बात करता है, मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों के हाथों में विभाजित की गई है। शक्तियों का एकीकरण भी नहीं है, न राज्य के पास पूरी शक्ति है न केंद्र के पास है। तो मतलब कि संविधान के लिए सर्वोच्चता जरूर है, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा? ऑप्शन सी। बाकी जो है सब ये बिल्कुल गलत है, इसमें भारतीय संविधान की विशेषता में नहीं आते हैं। और देखते हैं फ्रेंड्स आगे जो होंगे 5 क्वेश्चन, आगे जो 5 क्वेश्चन होंगे आपके साइंस बेस्ड होंगे। किसी कालीन की सफाई, कालीन मीन्स कारपेट, जो मैट है या फिर कारपेट बोल सकते हैं, उसे कारपेट ही बोलते हैं,
किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो वह साफ़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप देखे ही होंगे ऐसे पीट पीट के साफ़ किया जाता है। यह न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है, मतलब किस सिद्धांत पे न्यूटन काम करता है। ऑप्शन ए प्रथम नियम पे न्यूटन के, ऑप्शन बी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, एग्जाम में जाने से पहले जो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर फिजिक्स में। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं कि मतलब कि कोई चीज़ गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है तो, या फिर रॉकेट जब उड़ता है तो किस संरक्षण पर काम करता है, मतलब किस नियम पर न्यूटन के। कोई खिलाड़ी बॉल जो कैच करते हैं इसमें हाथ को पीछे कर लेता है तो क्या है, तो ये सब, या फिर कील को ठोका जाता है तो ये न्यूटन किस नियम के अंतर्गत होता है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा कि एग्जाम्पल से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी तो आपको थ्योरी याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस में जो प्रैक्टिकल होता है क्वेश्चन वही पूछा भी जाता है, आप पूछता भी है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें ऑप्शन छड़ी से पीटा जाए तो साफ होता है, कौन सा नियम है, तो यह ऑप्शन ए, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम से जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाकी ये सब तो इससे रिलेटेड नहीं है, जो बताए एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल भी याद रखिएगा आप लोग, और अपने मन से भी इसको देख लीजिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन इससे आने हैं। अब पूरा साइंस है इसमें, तो अब कौन कौन सा टॉपिक किससे पूछ सकता है ये कोई भरोसा नहीं है इसका। तो जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ, और अपने तरफ से आप लोग भी इसका प्रयास करें, ताकि जो मतलब कंबाइन इफेक्ट हो, जैसे मेरा पढ़ाई हो कुछ और कुछ आप अपने मन से पढ़ रहे हैं, जिससे वो कंप्लीट हो जाए, जो 5 नंबर हो आपको सिक्योर हो जाए। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएँ तो जी का मान, मतलब जी मतलब स्मॉल जी जो होता है, इसका मान क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये बोलते हैं, तो क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ध्रुव भूमध्य रेखा से मतलब 0 डिग्री से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने इसका आंसर कर ही दिया होगा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ेगा। ध्रुव से भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो बढ़ता जाता है, ध्रुव पे लगभग बहुत कम हो जाता है। किस में गतिज ऊर्जा है, मतलब कौन सी एक एक्टिविटी हो रही है इसमें जिसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इसे बताना है कि कौन सा नहीं है। यही फ्रेंड ध्यान देने वाली बात होती है, नहीं है और है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी हम लोग एग्जाम प्रेशर भी रहता है और टाइम भी उसमें देखना होता है, मैनेजमेंट के हिसाब से करना होता है अपना, तो जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं कि नहीं की बात कर रहा है, या फिर वैसे ही पूछ रहा है। जैसे मैंने अभी गलत पढ़ दिया कि ऊर्जा है, तो ये गलत हो जाता है ऐसे ही, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम में। ऑप्शन ए बहता हुआ पानी, ऑप्शन बी खिंचा हुआ धनुष, ऑप्शन सी चलता हथौड़ा, हथौड़ा यहाँ पे होगा, ऑप्शन डी चली हुई गोली, मतलब गोली अगर चला दी गई है, ऑप्शन बी मतलब हथौड़े से पीटा जा रहा है कुछ उसमें, या फिर बहता हुआ पानी। से बताना है हमको कि कौन सा ऐसा है एक्टिविटी जिसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। फ्रेंड्स, टाइम बहुत है आपके पास, 2 घंटे 100 क्वेश्चन करना है, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके उसके रहेंगे मैथ्स के, और बाकी थोड़े बहुत तो उसके रीजनिंग के 5-10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हैं। तो टाइम आपके पास बहुत होने वाला है, बस आप लोग तैयारी बढ़िया से करिए और एकदम कूल और काम होके एग्ज़ाम में जाइएगा। बहुत प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इसकी। टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ज़्यादातर आपको क्वेश्चन जीएस के ही मिलने वाले हैं उसमें। तो जीएस मतलब कि आपको इसमें बहुत टाइम नहीं लगना है, क्योंकि आपको अगर आ रहा है तो करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। मैं तो टाइम इसलिए ले रहा था कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ऑप्शन भी अगर जहाँ ज़रूरत पड़ रही है तो कुछ समझाना है पॉइंट, तो उसको भी बताना पड़ रहा है। तो किस में गतिज ऊर्जा नहीं, तो फ्रेंड्स इसमें खींचा हुआ धनुष जो है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि उसकी स्थिति जो होती है उसकी वजह से उसमें ऊर्जा रहती है। जैसे धनुष खींच दिया जाए पीछे की तरफ, तब इसमें एनर्जी आ जाती है, सेव हो जाती है, कौन पोटेंशियल एनर्जी। अगर छोड़ेंगे तब उसमें, जब चलने लगेगा तब उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। बाकी बहता हुआ पानी तो गतिज है ही, चल ही रहा है, हथौड़ा भी चला जा रहा है उसमें भी, चली हुई गोली ये भी है। इसी तरह को एग्जाम्पल अगर स्थितिज ऊर्जा का देखें तो जो बांध होते हैं उसमें भी उसकी स्थिति जो होती है, बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, उसमें भी कोई चीज़ ऊपर रखी हुई है तो उसमें भी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 उदाहरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ, जिसके शरीर में पदार्थ है उसका क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, भार घट जाएगा तथा मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, मात्रा घट जाएगा तथा भार अपरिवर्तित रहेगा, या फिर भार व मात्रा दोनों घट जाएंगे। चंद्रमा पता है कि फ्रेंड्स आपकी ग्रेविटी जो है पृथ्वी से 1/6 हो जाती है, मतलब कि 1/6 हो जाती है, 1/6 हो जाती है चंद्रमा पे। तो पूछ रहा है कि जो
अगर कोई व्यक्ति उस पर उतर रहा है तो उसके शरीर में क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। अब ऑप्शन बता ही दिया मैंने, तो आपको बताना है कि आंसर इसका क्या होगा। अगर फ्रेंड्स आंसर कर दिया होगा आपने, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, भार जो है घट जाएगा। अब मात्रा जो है अपरिवर्तित, मात्रा मतलब कि आपका मास की बात कर रहा है यहाँ पे, मास द्रव्यमान जो होता है उसकी बात कर रहा है। तो द्रव्यमान तो कभी बदलता नहीं, चाहे यहाँ पे रखे चाहे कहीं भी लेके जाएं उसको, 1 किलो का वेट 1 किलो ही रहेगा, उसका भार जो है घट या बढ़ सकता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत, अब यहाँ से थोड़ा 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसके इकोनॉमिक के। भारत में अधिकतम बेरोजगारी है, ऑप्शन ए संरचनात्मक, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन बी घर्षणात्मक यहाँ पे घर्षणात्मक, या फिर ऑप्शन डी तकनीकी। फ्रेंड जो उसमें अभी हिंदी में आपको जो पैसेज वाले क्वेश्चन होंगे वो भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा इजी होता है, इतना कठिन नहीं होता है वो, क्योंकि कुछ हिंदी है उसमें जो पढ़ना है वही उसमें आंसर करना है। इसी तरह इंग्लिश का भी हो सकता है आपको मिल जाए कुछ क्वेश्चन ऐसे, तो उनको नहीं ला रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ऐसे भी 45 क्वेश्चन तो काफ़ी हो गया आपके लिए। बाकी वो इजी क्वेश्चन होते हैं, उसमें प्रैक्टिस खुद ही कर सकते हैं। अगर ना भी प्रैक्टिस करें तो भी आप अच्छा करके आएंगे, कि आपको थोड़ा सा हिंदी पकड़ है तो, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं आप, तो इसको कर जाएंगे अच्छे से। तो भारत में अधिकतम बेरोजगारी जो है फ्रेंड्स ये संरचनात्मक है। बेरोजगारी भी कई तरह की होती है, जैसे देख ही रहे हैं ऑप्शन, तो इसमें जो अगर अधिकतम की बात करें तो वो संरचनात्मक। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन पृष्ठ तनाव के बारे में गलत है, मतलब सरफेस टेंशन जिसे बोलते हैं उसके बारे में गलत है। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिससे पूरे यहाँ पे जी नहीं होगा, जीभ मतलब कि जो टंग होता है उसे पूरा फैल जाता है, पर फैल जाता है और टेस्टी लगता है, मतलब स्वादिष्ट लगता है। तो ये बताना है कि ये क्या इसके पृष्ठ तनाव से रिलेटेड सही है कि गलत बात है। अगला देखते हैं, जलाशय में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर का लार्वा उसमें डूबकर मर जाता है। ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव के कारण ही डिटर्जेंट कपड़े की धुलाई अच्छे से करता है। फ्रेंड बिना किसी तरीके एक्सप्लेन करना चाहूँगा ऑप्शन में, तो जो जलाशय होते हैं फ्रेंड्स, जो मच्छर के लार्वा होते हैं उनका वेट बहुत कम होता है, पानी पर तैरते रहते हैं। लेकिन अगर मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो उसका जो होता है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है पानी का, और उसमें डूब जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जहाँ मच्छर वच्छर बहुत पाए जाते हैं, या मतलब नहीं होता नदी या फिर तालाब वालाब में बहुत पाए जाते हैं, और मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाए तो जो लार्वा होते हैं उसमें डूब जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये बिल्कुल पृष्ठ तनाव की वजह से ही होता है, सरफेस टेंशन कम होने की वजह से। गर्म सूप भी है, बिल्कुल सही है। गर्म जो सूप होता है ये पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव गर्म सूप का कम होता है, जिससे पूरे जीभ पर फैल जाता है और टेस्टी लगता है, ये बिल्कुल सही है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो पानी का होता है सरफेस टेंशन वो कम होता है और कपड़े की धुलाई अच्छे से कर लेता है डिटर्जेंट की सहायता से, ये भी सही है। मतलब इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जो गलत है, तो मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, यानी कि यही वाला गलत है। तो अगर हमको टिक करना है तो टिक कौन सा करेंगे हम लोग, ऑप्शन डी। भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होता है, ऑप्शन ए 21 मार्च से 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 मई से 1 अप्रैल, या फिर ऑप्शन डी 31 अप्रैल से 31 मार्च। फ्रेंड का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है भारत का वित्तीय वर्ष होता है। अगला देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना था, पहला जो 5 ईयर प्लान आया था इसका बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है ये। ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था, ये 5वीं की बात कर रहा है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक वरीयता दी गई थी, क्या ये असत्य है। या फिर ऑप्शन डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल डैम यानी कि बांध, भाखड़ा नांगल जो बांध है उसको बनाया गया था। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि 3-4 ऑप्शन मैंने 3-4 इससे कवर कर दिया है, इसको तीनों ऑप्शन ऐसे एक्सप्लेन कर दिया गया है, इसमें लिख दिया गया है, जिससे आपको 4 क्वेश्चन तैयार तो हो ही जाएंगे। इससे अगर थोड़ा सा ध्यान से, फ्रेंड मैं हर बार यही बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन को भी याद करना है आपको, क्योंकि ऑप्शन लाने का ही ऐसे इस तरह का क्वेश्चन डिजाइन करने का मेन उद्देश्य यही है कि आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार कर सकें। आई होप कि आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि को बढ़ावा दिया गया था, जबकि अगर बात करें दूसरी की तो इसमें हैवी इंडस्ट्री मशीनों को बढ़ावा दी गई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय जो बताया था फ्रेंड्स, उसमें वो सब क्या बोलते हैं, राउरकेला,
दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये सब बनाए उसी के दौरान क्या हुआ था, वो सब बना था। और पहली पंचवर्षीय योजना में ये जो डैम हम थे सब इम्पॉर्टेंट जो फेमस डैम है वो सब बनाए गए थे भारत के। तो देखते हैं 5वीं में पहली बार इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात कही गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र को, फ्रेंड्स हम ध्यान दें कि पहली बार ऐसा हुआ था जब प्राइवेट सेक्टर को, जो गवर्नमेंट सेक्टर होती है, जो पब्लिक सेक्टर होता है, उससे ज़्यादा वरीयता, मतलब उसकी प्रायोरिटी दी गई थी। किसको ज़्यादा? निजी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। और बताया था फ्रेंड्स कि जो भाखड़ा नंगल डैम, मतलब जो डैम थे सब, ये पहली पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे, जबकि यहाँ पे बोला गया दूसरी में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी में तो इंडस्ट्री को ही बढ़ावा दिया गया था। अगला देखते हैं, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, मतलब मुद्रास्फीति होती है तो कौन लाभान्वित होता है? ऋणदाता मतलब ऋण देने वाला, ऋणी मतलब जो लिया है ऋण, या जो सेविंग करता है वो, या फिर डी इनमें से सभी। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो जो मुद्रास्फीति जब होती है तो इसमें जो लोनर होता है, जो लोन लिया रहता है, उसको फ़ायदा मिलता है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा असत्य है? ध्यान देने वाली बात है कि असत्य बात पूछ रहा है। जनता को ऋण प्रदान करता है, ऑप्शन बी करेंसी नोट जारी करता है, ऑप्शन सी मुद्रा योजना बनाता है, फिर बैंकों की साख नियंत्रण करता है। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि ये देख के ही समझ गए होंगे कौन सा इसमें असत्य है, क्योंकि एक काम ऐसा है जो आरबीआई के बारे में कोई सुना भी नहीं होगा कि ये करता भी है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है कि ऑप्शन बी नोट जारी करता है, बैंकों की साख होती है वो भी नियंत्रित करता है, मुद्रा योजना बनाता है। जो गलत ऑप्शन है ये जनता को ऋण देता है। तो जनता को ऋण तो आरबीआई कभी देगा ही नहीं, न देता है। ये तो बैंकों का बैंक इसीलिए कहा जाता है कि बैंकों का बैंक है। 1935 में बना था और 1949 में इसके क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था। यंग हिल्टन कमेटी जो थी इसकी रिकमेंडेशन की थी। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था और इस बार बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए बार बार सुन के। किस राज्य में दुनिया का पहला, अब यहाँ से बात होगी फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। फ्रेंड्स आरबीआई के बारे में दो चीज़ और पढ़ लीजिएगा, सीडी देशमुख और ऑसबॉर्न स्मिथ, ये दो उसके गवर्नर प्रथम थे। एक हैं उसमें मतलब भारतीय गवर्नर की बात करें तो सर सीडी देशमुख थे, और ऑसबॉर्न स्मिथ जो है मतलब पहले गवर्नर थे। भारतीय सीडी देशमुख और ऑसबॉर्न जो थे वो पहले केवल, मतलब कि जब स्थापना हुई तब। तो फ्रेंड्स दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट जो लगाया गया है वो असम में लगाया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र पर पहला ऑर्बिटर एनविजन भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी ईसा, या फिर ऑप्शन डी जाक्सा। जाक्सा मतलब JAXA। ऑप्शन जो सी है ईसा मतलब ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। इसरो पता है, नासा भी पता है आपको। तो फ्रेंड्स ये जो सही आंसर है इसका, जो अंतरिक्ष एजेंसी है जो शुक्र पर पहला ऑर्बिटर एनविजन भेजने की कोशिश मतलब भेजने की घोषणा की है, वो है ईसा यानी कि ESA। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन सी 24 जून, या फिर ऑप्शन डी 25 जून। तो फ्रेंड्स जैसे पता है कि ओलंपिक चल ही रहा है इस समय, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है हो रहा है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, जबकि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पता ही है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए राफेल नाडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी रॉजर फेडरर, या फिर ऑप्शन डी डोमिनिक थीमैन। राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर, या फिर डोमिनिक थीमैन। फ्रेंड मेल की बात हो रही है, ऐसे फीमेल भी हैं, उन्होंने भी जीता था। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ये सब पढ़ा दिया गया। फ्रेंड्स जरूर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सब जरूर देखिए, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है। अवार्ड जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है 2021 के, वो सब मैंने कवर कर दिया एक ही वीडियो में, सिर्फ उसका सेपरेट वीडियो बनाया गया है। जिसमें सिर्फ अवार्ड के बारे में बताया गया, और बाकी जो वीडियो बनाया करंट अफेयर्स का 4 या 5 वीडियो है, उसको जरूर देखिए, जिससे आपका सब ये सब कवर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है, ये सब पीस इंडेक्स या फिर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
और जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है वो सब कवर करा दिया है मैंने आपको ऑलरेडी, तो सब जरूर जाके देखें प्ले लिस्ट में हमारे। तो फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ईमेल के होगा, जबकि जो फीमेल है वो है बारबरा क्रेजिकोवा। बारबरा क्रेजिकोवा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड पीस इंडेक्स, बात करें वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 140, 143, 165 या फिर 135? तो फ्रेंड्स ये कहीं भी रहे पीस इंडेक्स, ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि सब मतलब काफ़ी पीछे ही है। पीस इंडेक्स ऐसा है जो टॉप 100 में भी नहीं है हम लोग। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि 135 नंबर पे हम लोग पीस इंडेक्स में हैं। अब देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हिंदी के। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए तथा प्लस एव, सॉरी तथ प्लस एव। ऑप्शन बी है तथय प्लस एव। ऑप्शन सी तथा प्लस एव, या फिर ऑप्शन डी तथा प्लस एव। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है तथा प्लस एव। ठीक है फ्रेंड्स, तथा प्लस एव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये संधि कौन सी है? इसमें संधि आपकी वृद्धि संधि, क्योंकि वृद्धि हो गई है मात्राओं की, आ प्लस ए मिल के आय हो गया है, ये वृद्धि संधि है आपकी। शुद्ध शब्द है, बताना कि कौन सा जो है वर्तनी शुद्ध है। इसमें सब ज्योत्सना ही लिखा है, इसमें ज्योत्सन हुआ, ज्योत्सना हुआ है, ज्योत्सना है, ये भी ज्योत्सना है ये। तो बताना है कौन सा सही है आपका। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें एरर है, तो हो सकता है कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है सब चीज़ें। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर करा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आधा ज रहेगा, त भी आधा रहेगा, स भी आधा रहेगा, और बाकी तो न और यो तो रहेगा ही। तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, बाकी तो थोड़ा ऐसे लग रहा है गलत है, ये भी गलत है, ज्योत्सन कुछ वर्ड ही नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम, विलोम बताना है हमको, एंटोनिम इसका। संपादित, कृतज्ञ, कर्तव्य, अधर्य। फ्रेंड्स ये बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में मतलब अनेकों बार पूछा गया है कृतज्ञ, तो आपको वैसे ही पता होगा, तो इसको बिना टाइम गंवाते हुए ऑप्शन बी का सही आंसर है कृतज्ञ। कृतज्ञ का अपोजिट होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जो मानने वाला होता है, मतलब किसी का एहसान माने, और ऑप्शन बी मतलब होता है कि जो एहसान किसी का मानने वाला ना हो, मतलब कोई कितना भी उसके ऊपर अच्छा सोचे, उसका एहसान करे, इन उसका कोई मतलब उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसको क्या कहते हैं? जो हथियार फेंक कर चलाया तो उसे क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा बड़ा सा रहेगा, शस्त्र बोलते हैं, भाला बोलते हैं, या फिर गुलेल बोलते हैं। भाला और गुलेल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है उसे बोलते हैं अस्त्र। कन्फ्यूज नहीं होना है अस्त्र और शस्त्र में, जो फेंक कर चलाया जाने वाला होता है उसे अस्त्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक काल का राम काव्य है, मतलब किसे आधुनिक काल का रामायण या फिर रामचरितमानस कह सकते हैं? ऑप्शन ए रामचरितमानस, इस रामचरितमानस ऑप्शन में है, पर आधुनिक काल का पूछ रहा है इसलिए ये तो नहीं होगा, क्योंकि अब बताएंगे आप लोग कौन सा होगा। ऑप्शन बी रामचंद्रिका, ऑप्शन सी साकेत, या फिर ऑप्शन डी मधुमालती। फ्रेंड्स पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, टेस्ट पूरा दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और कमेंट बताइएगा कैसा रहा टेस्ट आपका। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहा है इसमें जो लाया जा रहा है, क्या सेटिस्फाइड है आप इस क्वेश्चन से कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ ला रहा है फ्रेंड, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन तैयार कराना है, इसलिए बाकी तो इससे इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने को। अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे ऐसे ही रिवाइज करवा दूँ, इसलिए 4 ऑप्शन लेके आता हूँ, जिससे आपका जितने भी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी उसमें पॉइंट और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सब वो कवर कर दिया जाए उसमें। तो फ्रेंड्स अगर बात करें आधुनिक राम काव्य को, तो उसे साकेत बोलते हैं। साकेत जो है उसे आधुनिक काल का राम काव्य कहते हैं। मैथिली षड़गुप्त ने लिखा है साकेत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइटर पता चल गया आपको आधुनिक साकेत के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन जो इंग्लिश बेस्ड होगा। रवि हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स, डजंट
डजन, यहाँ पे ही होगा, डजन ही, पूरा क्वेश्चन ऐसे था, थोड़ा सा छूट गया ये ही। ठीक है फ्रेंड, तो कह रहा है रवि हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डजंट ही। फ्रेंड्स इस जो एरर को बोलते हैं क्वेश्चन टैग का एरर होता है, क्वेश्चन टैग इसको बोलते हैं, इस तरह के एरर को। ये बताना है कि डजंट ही की जगह पे क्या होगा। ऑप्शन ए हैज़ंट ही, ऑप्शन बी इजंट ही, ऑप्शन सी वॉजंट ही, या फिर ऑप्शन डी कुडंट ही कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ही तो सभी चल रहा है, तो ही तो रहना मस्ट और कंपलसरी दोनों कह सकते हैं। आई होप कि आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है क्वेश्चन टैग, तो जो इस तरह का रहता है, जो सब्जेक्ट मतलब इसमें वर्ब रहता है स्टार्टिंग में, उसी का अपोजिट और नेगेटिव साइन के साथ, मतलब कि नॉट के साथ लगता है वो। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा और इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हैज़ंट ही। बताया कि मैंने, थोड़ा ध्यान देने बात है कि जो पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो जिसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो नेगेटिव बनता है। अगर यहाँ पे लगता है कि रवि हैज़ नॉट बीन, तब यहाँ पे होता है हैज़ंट, हैज़ंट नहीं बस हैज़ ही कर देते तब। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। इन केस इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू, मतलब कहना चाहता है कि अगर बारिश होती है तो मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। तो बताना है कि इन केस इफ़, इसी में एरर, क्या एरर है इसके जब क्या लिख सकते हैं। ऑप्शन ए इफ़ सो, ऑप्शन बी इन केस ऑफ, या फिर ऑप्शन सी इन केस, या फिर डी नो एरर, या फिर नो इम्प्रूवमेंट, वॉट एवर यू मे से। These are 5 most important question. It may be asked in your examination. So please make sure कि आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन का लिमिटेशन है मेरे पास, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही हैं इससे आने, और कोई सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो आई कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इसमें नहीं। इसलिए मैं सब कुछ लेके आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको हर तरह की प्रैक्टिस कराया जा सके। और बाकी तो कुछ भगवान के ऊपर भी होना चाहिए, कुछ किस्मत भी होता है। इसका फ्रेंड्स अगर आंसर देखा जाए तो इन केस और इफ़ दोनों ही कंडीशनल वर्ड हैं, या तो इन केस बोलिए या फिर इफ़ बोलिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते यूज़। या तो बोल दें इफ़ इट रेन्स, या फिर बोले इन केस इट रेन्स। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, मतलब इसके जब क्या लिखा जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि इन केस इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इन केस। वी कैन यूज़ इन केस इफ़, इसको हम लोग हटा देंगे और इसके यूज क्या करेंगे, इन केस। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, यहाँ बताना है वन में सब्स्टिट्यूशन देना है आपको, जैसे उसमें होता है क्या होता है, हिंदी में कुछ होता है जो बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे पता नहीं क्या उसका एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब जो ह्यूमन बीइंग से, मैनकाइंड से नफरत करता हो, व्हाट वी से। ऑप्शन ए फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन बी टेररिस्ट, ऑप्शन सी मैथेंथ्रोपिस्ट, या फिर ऑप्शन डी मिसोजिनिस्ट। फ्रेंड्स ये सब देखिए, हेट्स है, ये किससे कर रहा है, मैनकाइंड से, मतलब इसको आदमी से नहीं, मतलब कि मानवता से ही पूरी नफरत है। तो किस टाइप का इंसान होगा ये तो वही जाने। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, सच में कोई ऐसा मनगढ़ंत वर्ड नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। जैसे टेररिस्ट होते हैं, मैनकाइंड से ही नफरत करते हैं, पर इसका आंसर जो होता है मैनकाइंड से हेट करने वाला वो टेररिस्ट नहीं होता है, बल्कि उसका होता है मिसेंथ्रोपिस्ट। मिसेन जो होता है फ्रेंड्स एक रूट वर्ड है, मिसेन मतलब होता है नफरत, और थ्रोपिस्ट मतलब होता है मैनकाइंड से। तो जो मैन से मतलब मानवता से नफरत करे उसे बोलते हैं मिसेंथ्रोपिस्ट। अगर बात करें हम लोग ऑप्शन डी की, तो मिसोजिनिस्ट मतलब होता है, मिस मतलब बताया कि नफरत होता है, और गाइन वर्ड होता है एक रूट वर्ड, इसका मतलब होता है औरत, जो औरतों से नफरत करता है उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। टेररिस्ट पता ही है। और फिल मीन्स होता है फ्रेंड्स ए लव होता है, मतलब जो प्यार करे, जो मानवता से प्यार करता है उसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल जो रूट वर्ड होता है ये लव के सिंबल होते हैं, मतलब लव के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई यहाँ पर डैश बताना है क्या भरा जाएगा। आई इंग्लिश एट इवनिंग क्लासेज दिस ईयर। ऑप्शन ए लर्न, ऑप्शन बी एम लर्निंग, ऑप्शन सी
हैव लर्निंग या फिर ऑप्शन डी वॉज लर्निंग? आई होप फ्रेंड्स यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। सो लेट्स से कौन सा सही है। तो बात करें दिस ईयर, यहाँ पे मेंशन किया गया है दिस ईयर। तो दिस ईयर मतलब कि कब बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो ईडी फॉर्म तो गलत होना है बिल्कुल। एम लर्निंग हो सकता है, हैव के साथ आईएनजी फॉर्म में लगता है हैव के बाद, बल्कि ईडी फॉर्म लगता है हैव लर्न, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। वॉज लर्निंग हो सकता है, एम लर्निंग हो सकता है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस ईयर लिखा है, तो दिस ईयर की वजह से वॉज लर्निंग गलत हो जाएगा। बस हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी जो है यही एक है जो सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही आंसर भी करेंगे। ऐड करना है कुछ यहाँ पे, वही ऐड भी करना है। देखिए ऐड है और कुछ ऐड भी करना है यहाँ पे। शुगर टू द टी, ऐड शुगर टू द टी, यहाँ बताना है क्या, लिटिल शुगर होगा, अ लिटिल शुगर होगा, फ्यू शुगर होगा या फिर अ फ्यू शुगर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आप सारे टेस्ट हमारे देते हैं, क्योंकि अभी टेस्ट काफ़ी दिनों तक चलना है एग्ज़ाम के पहले तक, तो ये टेस्ट अगर सेल्फ सिलेक्शन सीरीज आप पूरा दे दें तो इसी से आपके सारे क्वेश्चन जो इसी में से फंस जाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए आप सारे क्वेश्चंस को। अगर नहीं अटेम्प्ट किए हैं पूरा हमारा तो उसको प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर बताइए हमें कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस हमारे इसके टेस्ट सीरीज के साथ। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग इसमें, तो लिटिल मतलब होता है, पहले देखते हैं कि लिटिल और फ्यू लगता कहाँ पे। तो फ्यू फ्रेंड्स होता है आपका काउंटेबल, जहाँ पे जब जिस चीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग फ्यू लगाते हैं, जबकि लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऐड होता है, तो ऐड के साथ क्या लगाएंगे, अ लिटिल मतलब कि थोड़ा सा। जैसे लिटिल मतलब होता है कि ना के बराबर, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। और बात करें ऑप्शन बी की, तो अ लिटिल, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा जितना भी हो सकता है उतना, मतलब कुछ पॉजिटिव सेंस में। अब बाकी फ्यू और फ्यू तो लगेंगे नहीं, क्योंकि ये तो कंटेक्स्ट के बाहर है हमारा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ऐड अ लिटिल शुगर टू द टी, मतलब कुछ उसमें चीनी थोड़ा सा डाल दो चाय में। तो फ्रेंड्स ये थे सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी तरह के सेम पैटर्न पे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारे, जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा, इसका PDF लीजिए और प्रैक्टिस जितना हो सके आप करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैन और वुमेन सबको परफेक्ट बनाता है, सिर्फ मैन को ही नहीं। तो ये सबके लिए कामगार होने वाला है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से प्रैक्टिस करिए, बाकी अब जहाँ से मिल सके आपको, मैं किसी वो नहीं बॉन्ड नहीं लगा था, तो किसी आप इसी चैनल पर पढ़िए, आप जहाँ से पढ़ सकते हैं। बस आपको ध्यान देने बात है कि आप एकदम टू द पॉइंट पढ़े, कोई फालतू चीज़, क्योंकि टाइम नहीं बचा है आपके पास, तो वही पढ़े जो काम का हो, फालतू का नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।